हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वीमवेयर vSphere vCenter को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। वीमवेयर vSphere vCenter बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टूल है जो कि वीमवेयर का है, जिसके अंदर सारे आपकी वर्चुअल मशीन्स और जितने भी आपके EXSI होस्ट होते हैं वो सब मैनेज होते हैं एक ही सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। और इसमें फेल ओवर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लोड बैलेंसिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मल्टीपल वीलैन्स की जो मैनेजमेंट होती है कि इसको कितनी रिसोर्सेज वगैरह देनी है या कौन से नेटवर्क से किसको क्या कनेक्ट करना है, वो सारी मैनेजमेंट इसके अंदर ही होती है। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है अपनी सेंट्रलाइज जो स्टोरेज थी वो कॉन्फ़िगर की थी ट्रूनेस। तो हम उसी ट्रूनेस के ऊपर ही इस जो वी सेंटर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि वी सेंटर भी हमेशा जो है एक सेंट्रलाइज जो स्टोरेज होती है उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि जितने भी आपके ई एक्स एक्स सर्वर हैं सब उसको एक्सेस कर सकें, ताकि अगर कोई भी ई एक्स एक्स सर्वर आपका डाउन हो जाए तो दूसरे ये एक्सरसाइज सर्वर के ऊपर वो वी सेंटर जो है मूव हो जाए और वहाँ से फिर अप होके जितनी भी मैनेजमेंट है वीएम्स की और होस्ट की, जो भी ये एक्सरसाइज होस्ट हैं उन सबको मैनेज कर सके। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास दो ई एक्सरसाइज होस्ट हैं जिनकी IP 192.168.4.100 और 4.101 है, और एक हमारे पास ट्रूनेस है। और उससे जो एक अभी जो 100 वाला होस्ट है 4.100, उसके ऊपर हम वी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये मूव होता है नहीं होता है और किस तरह से इसकी फ़र्दर जो है कॉन्फ़िगरेशन होगी। फर्स्ट जो है आपके एनवायरनमेंट में सबसे पहले आपको यही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वी सेंटर, उसके बाद फिर मल्टीपल जितने भी आपने वीएम्स बनानी हो, जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, उस हिसाब से फिर उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका वर्चुअलाइज़ेशन का जो होता है वी सेंटर का, उसमें सबसे पहले यही वी सेंटर की जो वीएम्स है वो क्रिएट की जाती है। तो हमारा एनवायरनमेंट तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर लिया था कि किस तरह से ट्रूनेस वगैरह को कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज़ स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि अगर वो एक ही होस्ट के अंदर ही वी सेंटर की स्टोरेज भी होगी, उसी की वीएम उसके अंदर होगी, अगर वही होस्ट अगर डाउन हो जाएगा तो आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है वी सेंटर का वो सारा कोलैप्स कर जाएगा और सब कुछ डाउन हो जाएगा। इसलिए सेंट्रलाइज़ लोकेशन होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज़ स्टोरेज, और उसको अप एंड रनिंग भी होना ज़रूरी है। चलें अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेटअप है वो आप वीमवेयर की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इसका रखा हुआ है सेटअप, तो मैं उसको माउंट कराता हूँ। आईएसओ है सेटअप इसका, तो मैं माउंट करा के इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ। इसका जो सेटअप है वो भी सेंटर सर्वर अप्लायंस के नाम से आता है। तो इसी तरह से आप इसको माउंट कराएंगे और इसके फ़ोल्डर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ जाके इंस्टॉलर डॉट ई एक्स की जो फाइल है उसको रन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ये ऑप्शन देगा, इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट और रिस्टोर के। तो अभी जो है फ़िलहाल हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फर्दर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको अपग्रेड और माइग्रेट करा के भी देख लेंगे। सबसे पहले हम डिप्लॉय करेंगे जो इसकी अप्लायंस है उसको। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देता है, आप चाहें तो अपने एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा जो है वी सेंटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इसके रोल्स होते हैं, या आप चाहें तो सिंगल भी वी सेंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो सिंगल वी सेंटर इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि आप चाहें तो इसके जो रोल्स होते हैं, तो बेसिक इसके दो मेन रोल होते हैं, तो उनको डिफरेंट वी सेंटर के अंदर भी दो वर्चुअल मशीन बना के भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे जो है आप जो सिंगल होस्ट है, जो सबसे पहले जो आप होस्ट इंस्टॉल करेंगे उसकी आईपी असाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जिसकी 192.168.4.100 आईपी थी। तो सबसे पहले मैं ये जो वीएम है उस होस्ट के ऊपर क्रिएट करूँगा। उस होस्ट का यूज़र नेम देंगे और उसका पासवर्ड देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट की वॉटिंग है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपने इसका देना है पासवर्ड, वो बेसिकली जो ये वी सेंटर क्रिएट हो रहा है, जब इसकी जो मैनेजमेंट अगर आपने करनी होगी तो ये वो पासवर्ड होगा। एक मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा और एक जो सारी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगी वो डिफरेंट होती है, उसका जो पासवर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। और जो इस वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन का पासवर्ड है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे एज योर इन्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ जो है इसके पैटर्न शो कर रहा है कि आपका इन्वायरमेंट कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं जो हूँ अभी बेसिकली इसकी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं सबसे छोटा इन्वायरमेंट जो है टाइनी, मैं उसी के ऊपर जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी स्टोरेज आपको दरकार होगी जब ये इंस्टॉलेशन होगा।
और कितनी जो है सीपीयूज़ को और कितनी मेमोरी को वो सपोर्ट करेगा और कितनी वीएम सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो है उस जो होस्ट भी मैंने सेलेक्ट किया था उसके अंदर जितने भी डेटा स्टोर होंगे उसमें शो हो जाएंगे। तो हमने जो सेंट्रलाइज स्टोरेज क्रिएट की थी मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो आप वी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। वी सेंटर की जो वीएम क्रिएट कर रहे हैं उसमें उसकी आईपी एड्रेस आएगी, उसका गेटवे आएगा और उसका डीएनएस एड्रेस आएगा। और अब आप अगर आप एफक्यूडीएन एड्रेस भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे असाइन करेंगे। यहाँ पे जो स्टेज वन के इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने सारी इसको असाइन की है वो सारी शो कर रहा है। और फिनिश करने के बाद ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा उस होस्ट के ऊपर जो हमने बताया था इसको। उसके ऊपर ये वीएम जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एज़ पर योर हार्डवेयर। तो जिसकी परसेंटेज भी आपको जैसे जैसे शो करी तो मैं तो फास्ट फॉरवर्ड के थ्रू आपको जल्दी शो कर दूंगा। लेकिन आप डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर इसमें टाइम लग सकता है। ओके, जो फर्स्ट स्टेज की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट वाले पे अब ग्रीन टिक लगा हुआ आ गया है, तो इसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब हम सेटअप कर लेंगे अपने वी सेंटर का कि इसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है उसकी सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने एस एस एच जो है इसके ऊपर इनेबल करना है नहीं करना। तो अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नेक्स्ट कर दें। के अलावा सी एस एस ओ की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपका कोई ऑलरेडी एस एस ओ डोमेन बना हुआ है तो आप इससे ज्वाइन करा सकते हैं इसको, अदरवाइज़ आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। तो एस एस ओ डोमेन को हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझ लेंगे क्या होता है। वैसे जो डिफ़ॉल्ट इसका एस 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 डोमेन होता है वो एट द रेट वी स्फेयर डॉट लोकल होता है। तो जो उसका यूज़र नेम बनेगा पहला, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ये शो कर रहा है, तो हम इसी पे जाने देते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर। इसका जो यूज़र नेम बनेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट वी स्पेयर डॉट लोकल के नाम से बनेगा। आप चाहें तो यहाँ डोमेन इसका चेंज भी कर सकते हैं, जो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर जो आप इसके एक्सपीरियंस को ज्वाइन कराना चाहते हैं वीमवेयर के तो आप इस पर चेक लगा दें, अदरवाइज अनचेक करके भी आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और जो इसका सेटअप की जिस कॉन्फ़िगरेशन है अब ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी मेरे वी सेंटर वीएम्स के ऊपर। ये जो प्रोसेस है इसमें भी टाइम लग सकता है, डिपेंड योर हार्डवेयर। तो जितना अच्छा आपका हार्डवेयर होगा, जितनी अच्छी आपकी रिसोर्सेज होंगी, उतना ही कम टाइम में ये अपना सेटअप को भी कंप्लीट कर लेगा, जो कि इसकी स्टेज 2 है। ओके, तो इसकी स्टेज 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दो ही स्टेज के अंदर होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो मेरी अब जो वी सेंटर की जितनी भी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। जो मैंने आईपी रखी थी 192.168.4.112, तो उसके थ्रू मैं ब्राउज़र के अंदर ये आईपी डाल के इसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन शो करता है, आप दोनों ऑप्शन के थ्रू जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। HTML5 के थ्रू भी कर सकते हैं और फ्लैक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वो डिपेंड यूर ब्राउज़र, आप इसको जो भी जिस जिस ऑप्शन के थ्रू भी इसको लॉगिन करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे वही पासवर्ड यूज़र नेम डलेगा जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट वी स्पेयर डॉट लोकल, जो एस एस ओ डोमेन था। तो उसी का जो पासवर्ड था वो यहाँ पे हम असाइन करेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे।
ओके, ये लॉगिन हो गया है। ये इसका फर्स्ट व्यू है। सबसे ऊपर जो है इसकी लाइसेंस की जो है वो वार्निंग आ रही है। तो वैसे तो ये 90 डेज़ के लिए फ्री होता है। 90 डेज़ के लिए फुल फीचर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और 90 डेज़ के बाद जो है इसका लाइसेंस के लिए आपको इसकी जो भी परचेज़ वगैरह लाइसेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, मेरा जो वी सेंटर है वो आ रहा है 4.112। अब सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर एक डेटा सेंटर क्रिएट करूँगा, और डेटा सेंटर क्रिएट करने के बाद ताकि जितने भी मेरे होस्ट वगैरह हैं वो सारे मैं अपने डेटा सेंटर में ऐड कर सकूँ। तो डेटा सेंटर का नाम आप जो भी फ्रेंडली नेम आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या जिस नेम के ऊपर आप रखना चाहें वो आप दे के उसको ओके कर। मेरा डेटा सेंटर क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो अपने होस्ट जो हैं वो ऐड कराता हूँ। मेरे पास जैसा कि मैंने शुरू में डायग्राम में आपको दिखाए थे, दो होस्ट हैं, 192.168.4.100 और 192.168.4.101। तो सबसे पहले मैं 100 वाले को ऐड करता हूँ, जिसके अंदर मैंने वी सेंटर की वी भी क्रिएट की थी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस होस्ट को ऐड करूँगा तो मेरी जो वी होगी वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जो भी यूज़र नेम पासवर्ड हो होस्ट का वो आप असाइन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी अगर आप जो है ट्रायल बेस पे करना चाहते हैं तो एवोल्यूशन वाले पे सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लाइसेंस के अंदर डाल के वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा जो होस्ट है वो इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। नीचे जो टास्क बार है इसके अंदर इसकी जो स्टेटस होता है, जो भी आप इसका एक्शन परफॉर्म करेंगे उसकी जितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, सारी परसेंटेजिंग वगैरह उसके अंदर शो होती रहती है। यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो रहा है कि जो वी सेंटर की हमने बनाई थी वो यहाँ पे उस होस्ट के नीचे जो है प्रेजेंट हो गई है। तो अब जो दूसरा होस्ट है मैं उसको भी ऐड कर लूँगा, और जितने भी आपके जो डेटा स्टोर होंगे, क्योंकि आपने एक ही होस्ट कनेक्ट किया है, और उस होस्ट के ऊपर जितने भी डेटा स्टोर होंगे वो सारे भी जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है इसका उसके अंदर सब शो होना शुरू हो जाएंगे। तो वन बाय वन जितने भी इसके जो हैं ऑप्शंस वो सारे हम डिस्कवर कर लेंगे। तो और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, तो सारा मैं आपको शो कर दूंगा। अब जो है दूसरा होस्ट मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ सेम प्रोसीजर के थ्रू। मेरा दूसरा होस्ट भी इसके अंदर कनेक्ट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो है मेरा होस्ट के अंदर दोनों डेटाबेसेस आ रहे हैं, और एक होस्ट के अंदर मेरा एक ही डेटाबेस आ रहा है, क्योंकि मैंने दूसरा जो होस्ट है 4.101 इसके अंदर आइसकजी जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो आइसकजी जो है आप अंदर से जाके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और होस्ट को डायरेक्टली वेब के थ्रू एक्सेस करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जौन सा भी ऑप्शन आपको लगे आप उसको थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अडॉप्टर की जो स्टोरेज अडॉप्टर की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और उसके बाद डायनेमिक डिस्कवरी के अंदर जाके जो आपका आइस का जी टारगेट है उसकी आईपी लिखेंगे, जो हमने ट्रू नेट की आईपी रखी थी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है। तो आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से आइस का जी स्टोरेज को सेंट्रलाइज स्टोरेज को कनेक्ट करते हैं अपने होस्ट के अंदर। जो सेंट्रलाइज स्टोरेज थी अब मेरे इस होस्ट के अंदर भी कनेक्ट हो गई है वी सैन के नाम से, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो अब जो है मेरा जो जो ये वीएम्स हैं वो जो सेंट्रलाइज लोकेशन में पड़ी होंगी वो ऑटोमेटिकली मूव हो सकती हैं मेरे एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर। अगर कभी मेरा एक होस्ट डाउन हो गया या एक होस्ट के अंत पर जो वीएम्स की जो प्रोसेसिंग है या उसका लोड है ज़्यादा होगा तो उसको मूव भी कर देता है दूसरे होस्ट के ऊपर जो अवेलेबल होस्ट होता है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर एक क्लस्टर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर ये सारे मुझे फीचर्स मिलेंगे वी मोशन के मूव करने के लिए, और जो फेल ओवर है उसके लिए उसके भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो लोड बैलेंसिंग है उसके भी ऑप्शन मिलते हैं। तो क्लस्टर है उसका भी आप फ्रेंडली नेम रख लें जो भी आप रखना चाहें। और जो इसका जो डिज़ास्टर रिकवरी है
और जो वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी है, इसके जो फीचर्स हैं हम ये क्लस्टर क्रिएट करने के बाद भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लस्टर क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं ये वाले जो फीचर्स हैं इसके, इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्लस्टर पे आप क्लिक करेंगे, इसी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो वी स्फीयर DRS को कॉन्फ़िगर करेंगे और हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर। सबसे पहले DRS को इनेबल करें। इनेबल करने के बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको रहने देंगे। सेकंड ऑप्शन जाएंगे एडिशनल ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर भी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना हमने। पावर मैनेजमेंट का DPM जो है इसको हम इनेबल कर देंगे और इसको ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ताकि जो भी कोई पावर की फेलियर वगैरह हो तो ऑटोमेटिकली वो आप ऑन भी हो जाए। इसके बाद जो है हम वी स्फीयर अवेलेबिलिटी के अंदर जाएंगे और हम इसको भी जो वी स्फीयर HA है उसको इनेबल करेंगे। इसके बाद जो होस्ट फेल ओवर रिस्पॉन्स है इसको भी मैं जो है वो रिस्टार्ट पे रखूँगा। इसके अलावा जो नीचे आ रहा है रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट इन आइसोलेटेशन, इसको भी जो है पावर ऑफ और रीस्टार्ट वीएम्स कर दूंगा। कभी भी कोई होस्ट अगर डाउन होगा तो उसको सबसे पहले पावर ऑफ करेगा और फिर उस वीएम को रीस्टार्ट कर देगा। तो इस तरह जितने भी इसके जो फीचर्स हैं वन बाय वन मैं पावर ऑफ और रीस्टार्ट वीएम्स के ऊपर रखूँगा। वीएम मॉनिटरिंग के अंदर जो है मैं सिर्फ वीएम मॉनिटरिंग के ऑप्शन को ही क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो एप्लीकेशन वगैरह मैं कोई इसके अंदर क्रिएट नहीं कर रहा अभी, इसलिए इसके अंदर वीएम्स ही क्रिएट कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को फ़िलहाल अभी हम छोड़ देते हैं और हार्डवेयर डेटा स्टोरेज के अंदर जब इस क्लस्टर के अंदर होस्ट आ जाएंगे तो जिस जो उस क्लस्टर होस्ट के अंदर डेटा स्टोरेज होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हार्डवेयर जो है उसके ऊपर भी हम एक दो जो जो होंगे मेरे स्टोरेज उस पर चेक लगा देंगे कि ताकि जो भी अगर स्टोरेज भी अगर कभी डाउन हो तो उसका भी मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद मेरा VMware EBC जो है इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। ये एज़ पर यूर प्रोसेसर से रिलेटेड है ये। अगर आपके AMD के प्रोसेसर लगे हुए हैं तो आप AMD वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर इंटेल के लगे हुए हैं तो इंटेल वाले पे करेंगे। यहाँ पे आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा या इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो कौन से वाले जो इसका फ़ीचर है EVC मोड, कौन से मोड को सपोर्ट करता है। तो वही मोड आप सिलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो मेरा जो प्रोसेसर लगे हुए हैं Xeon के वो ये वाले मोड को सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न जनरेशन को, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। एज़ पर योर कॉन्फ़िगरेशन आप जाके देख सकते हैं इसकी VMware की वेबसाइट के ऊपर कि आपके जो प्रोसेसर हैं वो कौन से ECB मोड को सपोर्ट करते हैं। अभी जो है सिर्फ हमने जो हमारा क्लस्टर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, अभी हमने अपने होस्ट के अंदर मूव नहीं कराए हैं। तो अब वन बाय वन जो होस्ट हैं मैं उनको मूव कराऊंगा इसके अंदर, इस क्लस्टर के अंदर। सबसे पहले जो मेरे होस्ट हैं वो मुझे एक वार्निंग शो कर रहे हैं कि इनको रिबूट करा लें। तो सबसे पहले मैं जो दोनों होस्ट हैं मेरे, इनको मैं वन बाय वन रिबूट करा लूँगा। लेकिन वी सेंटर के जो होस्ट है जिसमें वी सेंटर की वीएम बनी हुई है तो उसको मैं डायरेक्टली रिबूट नहीं करा सकता। सबसे पहले मैं जो वी सेंटर की जो वीएम है उसको डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है उस होस्ट को मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो उस होस्ट को मैं डायरेक्टली ही एक्सेस करूँगा, क्योंकि वी सेंटर तो मेरा बंद हो जाएगा। तो उस होस्ट की जो IP है 192.168.100 जिसके अंदर वी सेंटर की वीएम बनी हुई है वो मैं डायरेक्टली ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करके उसको रीस्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पहले एक्सेस कर लिया है उस होस्ट को जिसके अंदर वी सेंटर की वीएम बनी हुई थी। इसका जो पासवर्ड जो भी है मैं उसके थ्रू इसको लॉगिन करूँगा और उसके बाद जो वी सेंटर की वीएम है सबसे पहले मैं उसको डाउन करूँगा, ताकि उस वो वीएम करप्ट वगैरह ना हो जाए डायरेक्ट बंद करने की वजह से। और फिर जो है इस होस्ट को मैं रीस्टार्ट कर दूँगा। उस वीएम को रीस्टार्ट करने के लिए मैं उसका कंसोल लूँगा। कंसोल लेने के बाद जो भी उसका पासवर्ड है वो मैं असाइन करूँगा उसको और उसको लॉगिन करूँगा। और यहाँ पे जैसे कि F2 के ऊपर मुझे शट डाउन का ऑप्शन दे रहा है तो F2 मैं क्लिक कर दूँगा, ताकि ये वीएम प्रॉपर्ली शट डाउन हो जाए और फिर मैं इस होस्ट को रीस्टार्ट कर लूँ।
वी सेंटर की वीएम डाउन हो गई है, तो अब मैं इस होस्ट को भी रिबूट करा लेता हूँ। और रिबूट कराने के लिए, रिबूट होने के बाद दोबारा मैं इसको लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के बाद जो मेरी वी सेंटर की वीएम थी जिसको मैंने मैन्युअली शट डाउन किया था, उसको मैं मैन्युअली स्टार्ट कर लूँगा। स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेती है, एज़ पर योर डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर, कि आपके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके हिसाब से उतनी ही टाइम में ये स्टार्ट होगी और ब्राउज़र के ऊपर आप इसको लॉगिन कर सकेंगे। तो अगर आप पहले इसकी पिंग वगैरह आ जाती है और आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एक तो एरर भी आपको आ सकते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोई एरर ना आए और प्रॉपर्ली जो है आपकी वीएम ब्राउज़र के ऊपर लॉगिन कर जाए। ओके, तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। तो अब मैं जो हूँ अपने होस्ट को क्लस्टर के अंदर मूव कराता हूँ। सबसे पहले हमने डेटा सेंटर बनाया था, उसके बाद हमने क्लस्टर बनाया है। तो अब जो मेरे जो होस्ट हैं उनको मैं वन बाय वन मूव करता हूँ अपने क्लस्टर के अंदर। मूव करने से पहले जो है मैं वी मोशन का ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि वी मोशन से मुझे वीएम्स जितनी भी होंगी वो मूव करने में आसानी होगी। तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर मूव करने के लिए मुझे वी मोशन का ऑप्शन जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों होस्ट के ऊपर जाके वी मोशन का जो ऑप्शन है वो वन बाय वन इन दोनों के ऊपर इनेबल कर लिया है। अब मेरी जो वी एम्स होंगी जितनी भी, कोई भी मेरा अगर होस्ट डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली वो मूव हो जाएंगी दूसरे होस्ट के ऊपर। इसके अंदर जो मेरा जो दूसरा होस्ट था 4.101, वो तो बड़ी इजीली जो है मेरे क्लस्टर के अंदर मूव हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई वीएम नहीं थी। लेकिन जो मेरा सेकंड होस्ट है 4.100, उसके अंदर वीएम मौजूद है वी सेंटर की। तो ये इस तरह से मूव नहीं होगा, क्योंकि जब भी इसको मैं मूव करने जाऊंगा तो वो कहेगा कि ऑलरेडी जो है वीएम इसके ऊपर रनिंग हो रही है और वो सपोर्ट नहीं करती न्यू क्लस्टर को। ठीक है, देखिए नीचे एक एरर भी वो शो कर रहा है कि वी मोशन कंफर्टेबिलिटी का इशू आ रहा है। तो इसके लिए जो है आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आप मैन्युअली जो है वीएम को डाउन करेंगे, और जो होस्ट ऑलरेडी क्लस्टर के अंदर चला गया है उसके ऊपर जाके आप इसको अप करेंगे। तो उसका भी प्रोसीजर देख लेंगे किस तरह से होंगे। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले जो ये वी सेंटर है इसको डाउन करना पड़ेगा, इसकी वीएम को। और जो 4.101 का जो होस्ट है जो ऑलरेडी क्लस्टर के अंदर चला गया, उसके अंदर जाके हमने इसको अप करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसीजर देख लें किस तरह से होगा। उसको करने के लिए सबसे पहले जिसके अंदर वी सेंटर की वीएम है जिस होस्ट में, उस होस्ट को आप वेब के थ्रू लॉगिन करेंगे और उस वीएम को जाके शट डाउन कर लेंगे। जिस सबसे पहले मैंने शट डाउन किया था उसी प्रोसीजर के थ्रू सबसे पहले मैं इसको डाउन करूँगा, और जो वीएम है इसको यहाँ से अनरजिस्टर्ड कर दूँगा। इस वाले होस्ट से उस वीएम का ताल्लुक ख़त्म करूँगा, और जो होस्ट मेरा जो क्लस्टर के अंदर मूव हो चुका है उसके अंदर जाके उस वीएम को रजिस्टर करूँगा।
मेरा सेकंड होस्ट है जो क्लस्टर के अंदर मूव हो गया था। तो अब इसके अंदर जाके मैं उस वीएम को, जो उसकी स्टोरेज थी, जिस स्टोरेज में वो वीएम इंस्टॉल थी, उस स्टोरेज को एक्सेस करूँगा और यहाँ पे उसका फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा। मैं वीमवेयर वी सेंटर के नाम से मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर जाने के बाद एक मुझे फ़ाइल मिलेगी वी एम डी के नाम से, वी एम एक्स के नाम से सॉरी। और उस पर जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो रजिस्टर वी एम का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। तो मैं रजिस्टर वी एम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो वी एम जो होगी उस होस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी और वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको पावर ऑन कर लूँगा। अब जो ये वीएम है जिस होस्ट के ऊपर ये अप होगी, वो होस्ट ऑलरेडी ही क्लस्टर के अंदर जा चुका होगा। तो अब मुझे कोई एरर शो नहीं होगा और मैं जो दूसरा होस्ट है मेरा उसको भी इजीली क्लस्टर के अंदर मूव कर दूंगा। तो इस तरह से जो मेरा वी सेंटर है वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर के जो फीचर्स हैं ऑटोमेटिकली ही इसके ऊपर इनेबल हो जाएंगे और वो सारा वर्किंग जो है प्रॉपरली करने लग जाएगा। ओके, मेरी वीएम अप हो गई है। तो अब मैं इसको लॉगिन करके देख लेता हूँ कि वो क्लस्टर के अंदर होस्ट जो मैंने पहले मूव किया था और उसके अंदर मैंने इस वीएम को रजिस्टर्ड किया है, तो अब वो मुझे क्लस्टर के अंदर शो होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो वीएम भी मुझे क्लस्टर के अंदर शो हो रही है और होस्ट के अंदर जिसके अंदर मैंने रजिस्टर्ड किया था वो ऑलरेडी ही क्लस्टर के अंदर मुझे अब शो हो रहा है। और मेरा जो दूसरा होस्ट था पहले जिसके अंदर वीएम थी, अब वो मैं क्लस्टर के अंदर ईजिली मूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों होस्ट जो हैं इजीली अब क्लस्टर के अंदर मूव हो गए हैं और मेरा क्लस्टर भी नॉर्मल हालत पे आ गया है। और क्लस्टर के अंदर जैसे ही जितने भी आप होस्ट मूव करते हैं तो उन सारी की जो रिसोर्सेज होती है और सीपीयूज और जो स्टोरेज होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। तो अब जितनी भी आप वीएम वगैरह बनाएंगे क्लस्टर पे, वो सारी जो है वो लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर के फीचर्स के साथ ही क्रिएट होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेरी वी सेंटर की जो वीएम है वो जो 4.101 के होस्ट के ऊपर रन हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मूव करा के देखूंगा दूसरे होस्ट के ऊपर कि जो मेरा वी मोशन का जो फीचर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो है हम इस होस्ट को भी डाउन करके देखेंगे जो मेरी वी सेंटर की वीएम है वो इजीली मूव होती है दूसरे होस्ट के ऊपर या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीएम है वो इजीली मूव हो गई है मेरे दूसरे होस्ट के ऊपर। तो मेरा वी मोशन का जो फीचर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब जो है मैं होस्ट जो है इसको डाउन करके देखता हूँ। तो अभी जो मेरी वीएम है वो 4.100 वाले होस्ट के ऊपर रन हो रही है। तो 4.100 का जो होस्ट है मैं उसको डायरेक्टली पावर ऑफ करता हूँ और फिर देखता हूँ कि जो मेरी वीएम है वो दूसरी ऊपर होस्ट पर मूव होती हो नहीं है। सबसे पहले मैं पिंग लगा के रख लेता हूँ दोनों होस्ट को भी और मेरी वीएम को भी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने होस्ट को डाउन कर दिया है तो दोनों जो है ड्रॉप आना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है दूसरे वाले होस्ट के ऊपर जाके इसको अप कर दिया। जैसे देख रहे हैं 4.112 जो मेरे वी सेंटर की वीएम थी की पिंग आना शुरू हो गई। थोड़ा सा ये टाइम लेगा वो अप होने में, जितना वीएम टाइम लगता है उतने टाइम के बाद ये अप हो जाएगी और मैं इसको लॉगिन करके देख लूँगा फिर मेरे जो जो क्लस्टर है उसकी क्या सिचुएशन है। लॉगिन करके देखते हैं मेरी जो वी सेंटर की वीएम है वो अप हो चुकी है। क्लस्टर के अंदर मिनिमम जो है 2 होस्ट का होना ज़रूरी है। अगर 2 होस्ट से कम हो जाते हैं तो क्लस्टर जो है एबनॉर्मल हालत के अंदर आ जाता है। तो आपके क्लस्टर है उसमें जितने ज़्यादा होस्ट होंगे उतना ही बेहतर वो क्लस्टर कहलाएगा। मिनिमम जो है 2 होस्ट अप होना चाहिए। अगर एक होस्ट डाउन हो जाता है और एक होस्ट अप होगा तो उसकी जो सिचुएशन होगी वो नॉर्मल से हट जाएगी।
कि अब जब अगर कोई भी होस्ट डाउन होगा, क्योंकि अब होस्ट ही एक ही बचा है, तो अब कोई बैकअप नहीं होगा किसी भी वीएम का। डायरेक्टली आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी वीएम्स बनी होंगी डायरेक्टली सब डाउन होंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप, एरर भी शो कर रहा है कि 4.100 का जो होस्ट है वो डाउन हो चुका है, उसकी पावर ऑफ है, वो कनेक्टेड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड शो कर रहा है, उसको नॉट रिस्पॉन्डिंग पे गया हुआ है। और जो मेरी वीएम है वो मूव होके 4.101 का जो होस्ट है उसके ऊपर आ चुकी है। अब जो होस्ट मैंने डाउन किया था, इसकी मैंने पावर ऑफ कर दी थी 4.100 को, मैं उसको भी आप कर देता हूँ ताकि मेरा जो क्लस्टर है वो नॉर्मल हालत पे आ जाए। जितने भी आपके इस तरह से आपके नेटवर्क के अंदर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी सर्वर्स हैं, आप एक्सरसाइज कॉल करके उनको होस्ट बनाकर अपने क्लस्टर के अंदर ऐड करा सकते हैं, ताकि आपके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी वीएम्स हैं जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो चुके हैं। इसके अलावा जिसकी जो नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियोस के अंदर देखेंगे कि और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर और क्या क्या हो सकता है। तो वन बाय वन जो है वी सेंटर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन और जितने भी फ़ीचर हैं उनको डिस्कवर करेंगे। अगर आपको भी कुछ पूछना है या किसी भी फ़ीचर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा क्लस्टर जो है वो नॉर्मल हालत पे आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।